हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, बिहार में नीतीश कुमार हैं और नौकरी का बहार है। तो मेरे भाई, बिहार वाले सभी भाइयों तैयार हो जाएं। आ चुका है बिहार एसएससी का वैकेंसी, बिहार सीजीएल 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और मेरे भाई बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो इसी वैकेंसी को हिट करते हुए, इसी वैकेंसी को टारगेट करते हुए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिस बैच का नाम है तिरंगा बैच। तिरंगा बैच नाम देने के पीछे कारण यह है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। तो हमारे जो देश की जो जिस दिन आजादी मिली थी, उसी के उपलक्ष्य में मैंने अपने बैच का नाम रखा है तिरंगा बैच। तो आज किस क्लास में दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, जिससे कि कोई भी भाई लोग अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, या तो हिस्ट्री से उनके नाम सुनते ही उनके माइंड में डर आता है कि हिस्ट्री पक्का है बोरिंग सब्जेक्ट है। मार्केट में किसी से पूछिएगा कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेगा हिस्ट्री। तो आपके बोरिंग सब्जेक्ट को मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म एजुकेशन पावर बाय अदर्स सर के ऊपर मेरे भाई आ चुका हूं। और मेरे भाई, अपने दोस्तों के पास इनको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने पास में पेपर और पेन, यानी कहने का मतलब कि एक कॉपी और कलम रखें। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आप लोग को लिखते जाना है। शॉर्ट नोट्स आप लोग को क्लास में तैयार हो जाएगा, जिससे कि कोई भी एग्जाम को देंगे आपका रिजल्ट मेरे भाई होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आप हेडिंग मारिएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है, अब समझेंगे यहाँ पे, समझेंगे यहाँ दोस्तों लिखा हुआ हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री देख रहे हैं, दो शब्द से मिलकर बना है। एक है यहाँ पे हिस और दूसरा है स्टोरी। हिज प्लस स्टोरी। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से ऑपरेशन करके, लिखेंगे हिज, हिज प्लस स्टोरी। हिज प्लस स्टोरी। मेरे भाई हिज का मतलब क्या होता है? उसका, उसका, उसका प्लस कहानी, उसका कहानी। अब समझेंगे यहाँ पे हिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है, हिज प्लस स्टोरी। हिज का मतलब होता है उसका, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी, यानी कि उसका कहानी। उसका कहानी का मतलब क्या? पड़ोसी का कहानी। अब देखते होंगे, कोचिंग और स्कूल की बात कर रहे हैं। दो सहेली रखती है, दो सहेली है, और दोनों सहेली जो है लड़का के पीछे चक्कर पक्का करते रहती है। और जब लड़की चक्कर पक्का करती है, तो एक लड़कियां अपनी दूसरी सहेली से कहती है, ये सखी देखो ना, वो देखता है कहा हमरा। और लड़का वो रहता है दो गो, और जिससे चक्कर पक्का करता है वो नहीं देखेगा, अपना दोस्तवा कहेगा, दोस्त दोस्त देखो ना, देख रही है, देखती है कि नहीं देखती है? अगर देखती है तो काम फिट है, और नहीं देखती है तो काम गड़बड़ है। तो मेरे भाई इस प्रकार की कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। कहानी ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में, देश पे कुछ इफेक्ट पड़ा हो, उससे कुछ प्रभाव पड़ा हो, और वो एक यादगार पल के रूप में होनी चाहिए, तब ही इतिहास को कंसीडर किया जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए, मैं एक रिसेंट की घटना के बारे में एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया था, उसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि उतने लोगों की जान गई। दूसरा बात है कि सभी लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन जो था, आर्थिक स्थिति जो था, उसमें गिरावट आई।
दूसरा बात है, तीसरा बात है कि सभी लोगों के प्रोफेशन, बिजनेस, जो भी अपने कार्य धंधा कर रहे थे, उनके अंदर क्या आया? गिरावट आया। तो इससे क्या हुआ कि जो देश का जो जीडीपी था वो भी थोड़ा कम गया, देश नुकसान में गया। तो ये जो पूरे देश लेवल पे जो प्रभाव पड़ा, उसी को बोलते हैं मेरे भाई हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री जो वर्ड है, हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री वर्ड, हिस्ट्री जो शब्द है, इतिहास शब्द जो है, जो शब्द है, इतिहास शब्द जो है हिस्टोरिया से डिराइव हुआ। किससे मेरे भाई? हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया वर्ड, हिस्टोरिया वर्ड से ही हिस्ट्री डिराइव हुआ है, यानी कि हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों एक ग्रीक के व्यक्ति थे, कहां के? ग्रीक व्यक्ति, ग्रीक व्यक्ति थे, ग्रीक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बुक लिखा है। क्या लिखा है? बुक लिखा है, बुक लिखा है जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किताब लिखा है। और इस हिस्टोरिका बुक में इन्होंने क्या किया है? इतिहास को, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो भी कहानी के रूप में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इस बुक में तो हिस्टोरिका जो किताब है, हिस्टोरिका किताब में ही जो इंपॉर्टेंट घटना है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखने का इसमें प्रयास किया गया है और लिखा गया है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ये जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका बुक को किसने लिखा है? हिस्टोरिका बुक को किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने लिखा। किसने मेरे भाई? हेरोडोटस। किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने लिखा है। क्या बोला मैंने? एक ग्रीक व्यक्ति था, ग्रीक का व्यक्ति था जिन्होंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका बुक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। और यही कारण है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक क्रम के रूप में, सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को एक पुस्तक के रूप में लिखा है। और उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका बुक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। यही कारण है कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब समझेंगे दोस्तों। ठीक है, इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि जो घटना हुआ है इतिहास के अंतर्गत है या फिर नहीं है? तो मेरे भाई यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स बनाइए। आप जानते हैं कि इतिहास कब बनेगा? किसी भी चीजों को क्या हम इतिहास बोल देंगे? अब पिछले दिन भाभी भैया से लड़ाई किए थे, क्या हम उस चीज को हिस्ट्री में मेंशन करेंगे? कौन मेरे भैया भाभी एक लंबा तीर मार दिए जिससे कोई देश का विकास पर हो गया या फिर देश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ गया? तो इसी चीजों के बारे में जानेंगे कि इतिहास कब बनेगा। तो यहाँ पे हेडिंग मारिएगा, इतिहास कब बनेगा, हिस्ट्री कब बनेगा, हिस्ट्री कब बनेगा, कब बनेगा, हिस्ट्री कब बनेगा। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री तब बनेगा जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ? कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुआ। इंसिडेंट, इंसिडेंट, कोई घटना हुआ। अब जैसे घटना होने का मतलब क्या है, एक समझाते हैं एक एग्जांपल के तौर से।
एग्जाम्पल के तौर पे आप नाम सुने होंगे चौरी चौरा हत्याकांड। ये चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो उसमें आईएनसी के लोग यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग रैली में जा रहे थे। तो वहां पे कुछ पुलिस वाले ने 22 पुलिस वालों ने उसके ऊपर कमेंट किया था। जब कमेंट किया तो जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जो उसमें भाग ले रखे थे, उन लोगों ने गुस्से में 21 से 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया। तो सोचिए इसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ। तो इसके ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि देश के लिए एक ऐसी घटना घटी जिसको हिस्ट्री में मेंशन करना पड़ गया। देश के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इस समय मेरे भाई क्या है, एक घटना हुआ। जैसे अब मान लीजिए कि जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, उसमें 10,000 लोगों को जनरल डायर के द्वारा कहा गया कि 5 मिनट के अंदर तुम फटाफट से जालियांवाला बाग को खाली करो। तो क्या 10,000 का भीड़ 5 मिनट में खाली हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब खाली नहीं किया तो जनरल डायर ने अंधाधुंध लोगों के ऊपर गोली की बौछार कर दिया। तो क्या है, इस देश के ऊपर प्रभाव पड़ा। इसी को बोलते हैं कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुआ। अब जैसे कोविड-19 जो कोरोना आया था, उसमें देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रभाव हुआ। जब क्या हुआ, कोई घटना हुआ, तो ये घटना घटित हुआ, इसी को बोलते हैं प्रभाव। और इस घटना, अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति है किसी को माथा फाड़ दिया, तो घटना तो घटित हुआ, लेकिन कुछ उसके बारे में कुछ स्रोत मिलना चाहिए। यानी कि क्या मिलना चाहिए? सोर्स। सोर्स का मतलब हो गया मेरे भाई स्रोत। और दूसरा, कुछ इसका इंपैक्ट पड़नी चाहिए। इंपैक्ट मतलब हो गया प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, यहां पे समझेंगे कि जो मान लीजिए कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, अब इस चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मेरे भाई हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि मान ले जाए कि ये कोई एक किताब है, इसमें पढ़ेंगे तो एक स्रोत हुआ कि नहीं हुआ? स्रोत हुआ कि हाँ, मैंने कॉपी में पढ़ा, किताब में पढ़ा। अब मान ले जाए कि कोई अभिलेख होगा, उस अभिलेख के भी माध्यम से उसमें लिखा होगा कि हाँ, 2019 में कोरोना वायरस आया था, चाइना से आया था, मतलब इस प्रकार से लिखा रहेगा। एक पत्थर के ऊपर लिखा जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे। और यहां पे देखेंगे इंपैक्ट, यानी प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव में यह देखा जाएगा कि जो कोरोना वायरस आया था, उससे कितने लोग प्रभावित हुए, देश की क्या कंडीशन रही थी, और देश में किस किस कंडीशंस को फॉलो करना पड़ा, और किस चीज को जो होता है, क्या बोलता है उसको, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो जो प्रभाव हुआ, जो देश के ऊपर क्या बीता, देश कहां पे है और किस स्थिति में कंडीशन को फेस कर रहा होगा, तो इन सारी चीजों को मेरे भाई बोलते हैं इंपैक्ट, बोलते हैं प्रभाव बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सोर्स होते हैं, अब सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे देखिएगा, सोर्स सोर्स मेरे भाई होते हैं यहां पे। देखिए सोर्स क्या 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 होंगे यहाँ पे। पहला होगा मेरे भाई आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा होता है मेरे भाई लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स, साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत।
ठीक है। पहला हो गया मेरे भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस माने साहित्यिक स्रोत। सर ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, इन पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, और दूसरा समझेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्स उसको बोलते हैं पुरातत्व। पुरातत्व मतलब कि पुराना, तत्व मतलब कुछ ऐसे खनिज से निकले हुए पदार्थ को ही बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। मान लीजिए जाए कि जमीन से कोई पत्थर निकल गया, अब उस पत्थर के ऊपर कुछ लिख देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। अब मान लिया जाए कि कोई अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखा गया कोई चीज को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। अब जैसे कोई लोहा का, तांबा का कुछ चादर है एक प्लेट के रूप में बना दिए और उसके ऊपर कुछ लिख दिया गया जिससे कि लंबे टाइम तक उसके रखा जा सके, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है तब जानेगा जब कुछ साक्ष्य होंगे। तो साक्ष्य के रूप में कौन हो सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। जैसे कोई मंदिर मिल गया, तो जब मंदिर मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि हाँ लोग पूजा पाठ भी किया करते होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई हाथी का हड्डी का कंकाल मिल गया, तो लोग क्या जानेंगे कि हाँ इस सभ्यता के लोग, इस काल के लोग हाथी से परिचित होंगे। ठीक है, मंदिर हो गया, मूर्ति हो गया, कोई स्मारक हो गया, कोई शिलालेख यानी पत्थर हो गया, ताम्रपत्र हो गया, तो इन सारी चीजों को मेरे भाई बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्लियर है यहां तक। कोई पिलर हो गया, कोई गुफा हो गया, ये सब क्या आएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। अब लिटरेरी सोर्सेस में, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएंगे, कोई पुस्तक है जैसे कि रामायण हो गया, तो रामायण वैदिक काल में लिखा गया था। किसमें, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में तो मेरे भाई हम लोग नहीं थे, लेकिन हम अभी भी जान रहे हैं कि हाँ वैदिक काल में वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी वैदिक काल में। तो मेरे भाई उसी प्रकार से अगले पीढ़ी को जानवाने के लिए कुछ साक्ष्य होते हैं, उसमें से है एक साहित्यिक स्रोत। जैसे कौन कौन हो जाएगा, आप लोग लिखिए, रामायण हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे रामायण, रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, पुराण हो जाएगा, वेदाज हो जाएगा, ठीक है, उपनिषद हो जाएगा, लिख लीजिए। और दोस्तों इसमें लिख लीजिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य में लिखिए अभिलेख, गुफालेख, शिलालेख, मंदिर, स्मारक, लिख लिए, इमारतें, ठीक है मेरे भाई, सिक्के, लिख लिए इसमें क्वाइन, सिक्के हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, मोनूमेंट्स मतलब इमारतें हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों को मेरे भाई बोलते हैं स्रोत, बोलते हैं सोर्स बोलते हैं। अब देखिए लिटरेरी सोर्सेस के अंतर्गत भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे कि इसमें क्या आ जाएंगे, कुछ पुस्तक ऐसे होंगे जो धार्मिक पुस्तक होंगे, रिलीजियस होंगे, नॉन रिलीजियस, और दूसरा हो जाएगा मेरे भाई कुछ जो विदेश से यात्री आए होंगे, उन्होंने भी कुछ पुस्तक लिखा होगा, उसे बोलते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा किए गए विवरण से, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री के विवरण से, विवरण से। रिलीजियस का मतलब हो गया धार्मिक, धार्मिक हो गया, गैर धार्मिक हो गया, ठीक है। और विदेशी यात्री, जैसे कि मान लिया जाए धार्मिक में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, ये सब क्या है, धार्मिक हो जाएंगे। और मैं भाई बात करें हम गैर धार्मिक के बारे में, तो आप जानते होंगे जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसका है, किसका मेरे भाई, चाणक्य का है, कौटिल्य का है, विष्णुगुप्त का है, ठीक है।
तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो किसकी है मेरे भाई, चाणक्य का। ठीक है, जैसे पंचतंत्र हो गया। अब विदेशी यात्री में जैसे हो गया ईमन मतुदा हो गया, फाहियान हो गया, फेनसंग हो गया। तो मेरे भाई ये सब क्या हो जाएंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इन सारी चीजों की मदद से ही हम इतिहास को जानते हैं। यानी कहने का मतलब है, तो इतिहास जानने का सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक चीज से हम जानते हैं, वो है मेरे भाई स्रोत। अब कोई चीज घटना कई वर्षों पहले हुआ है, तो क्या कई वर्षों पहले हम थे? तो मेरे भाई नहीं थे। तुम जानेंगे कैसे? कुछ स्रोत से। क्या है स्रोत? दो प्रकार के, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक, दूसरा लिटरेरी। और यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेस में भी होते हैं तीन प्रकार के, रिलीजियस यानी धार्मिक, दूसरा होता है नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक, तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। इसकी मदद से मेरे भाई हम जानते हैं। अब हम समझेंगे, जब दोस्तों आप लोग बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो उस बुक में लिखा रहता होगा बीसी क्या होता है, बीसी, एडी क्या होता है, ईसवी क्या होता है, ईसवी पूर्व क्या होता है। तो इसी चीजों के बारे में दोस्तों अब हम बात करेंगे। तो यहां तक दोस्तों फटाफट से आप लोग लीजिए स्क्रीन शॉट। दोस्तों हम समझेंगे ईसवी और ईसवी पूर्व में अंतर क्या होते हैं। तो समझेंगे हम ईसवी क्या होते हैं और ईसवी पूर्व क्या होते हैं। आप लोग दोस्तों मैथ पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए यहाँ पे सिखा देते हैं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं मेरे भाई नंबर लाइन, क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर इधर की ओर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर इधर की ओर आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और बीच में मेरे भाई जो होता है जीरो होता है। ठीक है, अगर जीरो से हम राइट साइड में जाते हैं, जीरो से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो संख्याएं मेरे भाई बढ़ती जाती है। अगर जीरो से हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जो संख्याएं मेरे भाई वो घटती जाती है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे और सुने भी होंगे कि देखिए, जब पृथ्वी पे कोई आदमी नहीं आया था तो उस टाइम पृथ्वी पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बर्फ था। पूरे के पूरे पृथ्वी पर मेरे भाई बर्फ जमा हुआ था। फिर दिन पे दिन कुछ बैक्टीरिया आए, उस बैक्टीरिया में कुछ विकास हुआ, कुछ जीव बने, उस जीव में थोड़ा सा चेंजेज होते 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 एक बंदर के रूप में बना। फिर बंदर चेंज होते होते मेरे भाई आदमी बना। क्योंकि देखते होंगे कि जो कि बंदर जो होते हैं आदमी की तरह ही दिखते हैं। दोस्तों कुछ टाइम ऐसा रहा होगा कि जहां से लोग इतिहास को पाना शुरू किए होंगे, या इतिहास का जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से इतिहास की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। तो इतिहास की जो शुरुआत है ईसा मसीह से माना जाता है। कहां से माना जाता है? ईसा मसीह से माना जाता है। तो जब जहां पे जीरो है उसे बोलते हैं बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? बर्थ ऑफ जेसस, जेसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह, मसीह का जन्म, जो ईसा मसीह का जो जन्म है जीरो पे हुआ होगा। लोग यह इतिहासकार लोगों का मानना है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जब जीरो था तब ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। इतिहासकारों का मानना है, मेरा कोई यहाँ पे मानना नहीं है, बस इतिहासकारों का मानना है यहाँ पे। अब दोस्तों समझिएगा कि जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, संख्याएं क्या होगी? बढ़ेगी दोस्तों। क्या होगी? संख्याएं बढ़ेगी। तो ठीक है, बढ़ेगी। अब मान लिया जाए कि अभी 2025 है, अभी 2000 क्या है? 25 है। कभी 2000 भी रहा होगा, कभी मेरे भाई 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा। वो घटते घटते मेरे भाई कहां पे आ गया? जीरो पे आ गया। फिर दोस्तों क्या होता है, जाएंगे इधर, माइनस का 500 हो जाएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा, माइनस का 2000 हो जाएगा,
माइनस का 2500 हो जाएगा। एकदम सटीक तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा कि देख रहे हैं नंबर लाइन, क्लियर है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इधर की ओर संख्याएं बढ़ती जाती है, इधर की ओर संख्याएं घटती जाती है, यानी जीरो के उस पार संख्याएं बढ़ती है, जीरो के इस पार संख्याएं घटती है, जहां पे जीरो होगा वहां पे मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। अब दोस्तों समझिए, मान लीजिए कि लिखा गया है 563 ईस्वी पूर्व और 483 ईस्वी पूर्व। अब दोस्तों यहां पर समझिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका क्या मतलब है? अब लोग कहेगा क्या है, जन्म हुआ ज्यादा में और मृत्यु हो गया कम में। यानी कहने का मतलब है कि मान ले जाए कि कोई व्यक्ति है जिसका 2000 में जन्म हुआ, 2000 में जन्म हुआ और 2000 उसका 5 में मृत्यु हो गया, तो हाँ सर, तो मान सकते हैं। तो मेरे भाई ईस्वी है, ईस्वी है, तो ईस्वी में संख्याएं बढ़ते जाती है, जबकि ईसा पूर्व में संख्याएं घटते जाती है। सिंपल बात एक ध्यान रखिएगा कि अगर ईस्वी है तो ज्यादा वाला संख्या जो होगा हाल फिलहाल की घटना होगी। जैसे 2002 में जन्म हुआ, क्या हुआ, जन्म हुआ, और 2005 में मृत्यु। बताइए दोस्तों, ज्यादा कौन है, 2002 है कि 2005? 2005 है ज्यादा ना। ऐसा क्या है, ईस्वी है, क्या है, ईस्वी। 2005 ज्यादा है कि 2000 ज्यादा है? तो बोलेंगे सर 2005 ज्यादा है। तो 2005 ईस्वी है और 2000 ईस्वी है, तो अगर ईस्वी में हो जो ज्यादा वाला होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगी। अब देखिए दोस्तों, 2000 बहुत पहले की घटना है और 2005 हाँ कुछ पहले की घटना है। तो यानी कि जो ई वाला है वो नया वाला साल हुआ, आई वाला साल क्या हो गया, पुराना वाला साल हो गया। जबकि ईसा पूर्व में क्या होता है, देखिए दोस्तों, 563 और 483, ठीक है। इसमें उल्टा करना है, क्या करेंगे कि बताइए ज्यादा कौन है, 563 ईसा पूर्व, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, 563 ईसा पूर्व। तो ये जो है ना बहुत पुराना टाइम होगा, मतलब जो ज्यादा लिखा होगा वो सबसे पुराना होगा, किसमें, ईसवी पूर्व में, और जो कम होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगा। अब देखिए दोस्तों, आप जीरो से पहले जाइएगा तो 500 है, फिर 1000 है, तो 500 जीरो के पास है ना जी, तो ये पास वाला घटना हुआ। अब 1000 बहुत पहले की घटना हो गया, लेकिन ये वाला हाल फिलहाल की घटना है। अब 2000 बहुत पहले की घटना है, लेकिन 500 हाल फिलहाल की घटना है। अब जबकि देखिए इसमें क्या होता है कि 500 जो है जीरो के पास में है, लेकिन जो 1000 है और नजदीक आ रहा है, 2000 और नजदीक आ रहा है, और 2025 मेरे भाई अभी हमरे में सट गया। आए समझ में? सिंपल कुछ नहीं, अगर ईस्वी है तो जो ज्यादा टाइम लिखा होगा वो हाल फिलहाल की घटना होगा, और जो कम टाइम लिखा होगा वो बहुत पहले की घटना होगा। जबकि ईस्वी पूर्व में जो ज्यादा लिखा होगा वो बहुत पहले की घटना, और जो कम लिखा होगा आसपास की घटना। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, अब देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में जन्म हुआ और मृत्यु 483 में हुआ, तो ज्यादा कौन है, 563 ना। तो समझेंगे ओ हो पहले जन्म हुआ होगा, मतलब बहुत पहले का टाइम यह हो गया, बहुत पहले का टाइम यह हो गया। अब मृत्यु 483 में, 483 कम है जी, ईस्वी पूर्व में है, तो आसपास की घटना ये है और बहुत पुराना घटना ये है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ईसा पूर्व में समझ में आ गया होगा। लिखा गया सर एडी, और जो जीरो से जो इधर होता है इसको बोलते हैं एडी, एडी एनो डोमनी बोलते हैं, ठीक है, जिसे मेरे भाई ईस्वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्वी। और जीरो से जो इधर होगा उसे बोलते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो गया, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जो सबके लिए कॉमन है, अब देखिए जैसे कॉमन क्या है कि जीरो के बाद जो है सब क्या होगा, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला जो हो जाएगा उसको बोलते हैं कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन। तो सी ई बोले कॉमन एरा हो जाएगा, और बी सी ई जो हो जाएगा इधर नेगेटिव वाला होगा, तो सबके लिए नेगेटिव होगा, कॉमन होगा, घाटे जाएगा, ईसापुर होगा।
उसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कंसेप्ट आप लोग का दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब समझते हैं कि इतिहास में हमें कहां से कहां तक पढ़ेंगे और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। तब तक आप यहां तक लीजिए स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। हेडिंग मान लीजिएगा डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री देखिएगा, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन दोस्तों, इतिहास जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला मेरे भाई इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। दूसरा हो जाएगा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास। दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है इसे बांटा गया तीन भागों में। पहला है भाई एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री मतलब कि भाई यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा लिखेंगे मिडाइवल। हम लिखेंगे मिडाइवल। मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत। और यहाँ पे लिखेंगे तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो मेरे भाई जो हिस्ट्री है इसे दो भागों में बांटा गया है। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के बारे में। तो जो मैक्सिमम एग्जाम जो होते हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन मेरे भाई आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, एंशियंट का या फिर मिडाइवल का या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है, और उसके बाद जो वेटेज होता है एंशियंट का, और मेरे भाई जो होता है यहाँ पे फिर होता है मिडाइवल हिस्ट्री का, मैंने मध्यकालीन भारत का। अब जो वर्ल्ड हिस्ट्री से मेरे भाई एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में हम स्पेशल क्लास लेकर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो एंशियंट इंडिया है, प्राचीन भारत, इसमें जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर के 712 ईस्वी पूर्व तक, सॉरी 712 ईस्वी तक हम इसमें पढ़ते हैं। किसमें? एंशियंट इंडिया के अंदर हम अननोन से लेकर, देखिए मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई है इसके बारे में कोई पता नहीं है, और तो यहां से लिखते हैं अननोन से लेकर के, अननोन से लेकर के, अननोन से लेकर के 712 ईस्वी तक। यहां तक दिख रहा है मेरे भाई? क्या नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में हम अननोन से लेकर, अननोन से लेकर के 712 एडी, एडी का मतलब क्या होता है? एनोडोमी, एनोडोमी का मतलब क्या होता है? ईस्वी, यानी 712 ईस्वी तक हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें मिडाइवल, मिडाइवल हिस्ट्री में हम, मिडाइवल हिस्ट्री में हम 712 से लेकर के 712 एडी, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 तक, 1707 एडी यानी 1707 ईस्वी तक पढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में,
अगर आधुनिक भारत के बारे में बात करें तो आफ्टर 1707, जो 1707 के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री बारे में, यानी कि आफ्टर 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी के बाद जो भी हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? तो मेरे भाई मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो साथियों ये रहा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो सबसे ज्यादा वेटेज कहां से पूछता है? मॉडर्न हिस्ट्री का। यानी कि कल की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री मेरे भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं हम आप लोग चाहिए। बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे और टॉप नोट्स कंटेंट देंगे जिससे किसी भी एग्जाम में मेरे भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन को धज्जियां उड़ा देंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।